आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ और बोकारो की खबर के साथ। बोकारो के गोमिया में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाथियों के झुंड ने एक युवक को दौड़ाकर मार डाला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बोकारो से दिखा रहे हैं, जहां पर घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और परिवार को सहायता राशि दिया गया। दरअसल कुछ दिन पहले भी यहां हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया था, लेकिन वन विभाग सक्रिय भूमिका नहीं दिखाया, जिसकी वजह से यह हादसा फिर हुआ। जंगल के हाथी भेटा। तो कैसे हुआ? जंगल में नहीं भेटा, हम लोग कुछ समझने का नहीं थे। तो जलावन आमने पास थे, लकड़ी लाने के लिए गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? जंगल में भेटा गया हाथी का झुंड था। आए हैं जिनको जंगली हाथी के द्वारा मारा गया और इनकी मृत्यु हो गई है। तो इनका पंचनामा करने के लिए हम लोग आए हैं और फिर जांच किया जा रहा है। जांच के बाद आगे बताया जाएगा क्या होता है। क्या लगता सर, ये जंगली हाथी से मारा है या और कुछ मामला है सर? नहीं, जैसे कि जो लोग गांव से साथ में आए हैं उन लोगों को तो उन लोगों को बताना ये है कि जंगली हाथी के द्वारा ही मारने से मृत्यु हुई है। अब हम लोग जाँच कर रहे हैं और आगे फिर जो भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र में पिछले 2 माह से हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। हाथियों के झुंड ने पिछले 1 सप्ताह में कई घरों को ध्वस्त किया, वहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। बीती रात हाथियों के झुंड ने प्रेम नगर टोला के 4 घरों को ध्वस्त करते हुए घर में रखे अनाज को चट किया। घर के लोगों ने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली। घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। गढ़वा का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला एक व्यक्ति को पीटते हुए नजर आ रही है। दरअसल ये शख्स झोला छाप डॉक्टर है और महिला उस पर छेड़खानी का आरोप लगा रही है। महिला डॉक्टर को दौड़ा रही है और लोग वहां तमाशबीन बने हुए हैं। काफी हंगामे के बाद पुलिस के पास मामला पहुंचा, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से ये इस डॉक्टर की पिटाई हो रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये जो डॉक्टर है वो झोला छाप डॉक्टर था और महिला ने इस पे आरोप लगाया है कि इसने महिला के साथ छेड़खानी की है। तो अब डॉक्टर की पिटाई की ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री आवास में कोरोना संक्रमण की एंट्री हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, उनके दोनों बच्चे, सीएम की साली और एक अंगरक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण दिखने के बाद सभी को शनिवार को कोविड जांच के लिए भेजा गया और सैंपल आने के बाद ये पता चला कि ये कोरोना संक्रमित है। झारखंड में बढ़ती कोरोना की लहर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गई है। हेमंत सोरेन तो नेगेटिव पाए गए हैं, पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, 2 बच्चे, साली और अंगरक्षक है पॉजिटिव पाए गए हैं। ये उनका आवास है, जहां पर हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव पाए जाने की वजह से एक पर्ची लगा दिया गया है, जिसमें सारी मीटिंग्स जो भी काम है उसको स्थगित कर दिया गया है। किसी भी रिक्वेस्ट को नहीं एंटरटेन किया जाएगा, सबको बाहर रुकना है और किसी भी आवेदन को बाहर ड्रॉप बॉक्स लगाया गया है, उसमें ड्रॉप करना होगा। बता सकते हैं कि घबराने वाली बात नहीं है। अंदर के सारे लोगों की लक्षण जो है वो गंभीर नहीं, ट्रीटेबल है। तो बात करें कोरोना की, तो कोरोना सिर्फ अमीरों की बीमारी नहीं, हर एक के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। ऐसे में खुद में लोग सतर्क रहे और अपने आप को कोरोना से बचाए रखे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रांची का रिम्स कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार है। अस्पताल में 300 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। अस्पताल के मल्टी पार्किंग बिल्डिंग के 3 फ्लोर पर 100 बेड का अस्थायी कोविड वार्ड बनाया गया है। सभी बेडों पर ऑक्सीजन सपोर्टेड लगाया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा।
कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। हम इससे मौजूद हैं रिम्स के मल्टी पार्किंग बिल्डिंग में, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ मल्टी पार्किंग के बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पर 100 बेड लगाए गए हैं। और दूसरी लहर जब आई थी उस दौरान भी मल्टी पार्किंग बिल्डिंग अपनी सेवा के साथ तैयार था, और इस बार भी यहाँ पर जो बेड लगाए हैं सभी बेड नए हैं। और तीसरी लहर को लेकर जो कही जा रही है कि दस्तक दे चुकी है, इसलिए रिम्स ने भी पूरी तरीके से तैयारी की है। जितने भी बेड लगाए गए हैं तमाम बेड जो हैं ऑक्सीजन। तीसरा कुल कितने बेड हैं? 300 बेड है, हर फ्लोर 3 फ्लोर है जी जी। तो सभी बेड क्या ऑक्सीजन सप्लाई से? हाँ, सब कनेक्टेड है, ऑक्सीजन सप्लाई है यहाँ पर हर बेड। तकरीबन 100 बेड लगाए गए हैं। हर बेड जो है ऑक्सीजन सप्लाई इस हर बेड पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा जो है आपको हर शिफ्ट में यहाँ सीनियर डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। 3 शिफ्ट में 3 सीनियर डॉक्टरों की यहाँ पर तैनाती की गई। फ्लोर पर हर फ्लोर पर 100 बेड लगाए गए हैं। जाहिर है कि जैसे भी यहाँ मरीज यहाँ पर आएंगे रिम्स आपको पूरी तैयारी के साथ मिलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है। आज लोहरदगा में पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा 67 नए मरीज मिले। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 224 हो गई है। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की है। में कुल 2644 टेस्ट किया गया है, जिसमें 67 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। टोटल पॉजिटिव केस अभी लोहरदगा में 224 एक्टिव केस है, जिसमें 10 डिस्चार्ज करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए, ना भीड़ भाड़ लगाए। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी आज शाम समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे आज नरेंद्र मोदी। आज शाम 4:30 बजे पीएम मोदी समीक्षा बैठक करेंगे। तो इस वक्त देश में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए आज शाम 4:30 बजे पीएम मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। आज समीक्षा बैठक इनकी तरफ से की जानी है, जिस पर यह विचार भी किया जा सकता है कि आगे की प्लानिंग क्या होगी सरकार की तरफ से, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज शाम 4:30 बजे नरेंद्र मोदी की तरफ से समीक्षा बैठक की जानी है। देश में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार को लेकर यह समीक्षा बैठक की जाएगी। रांची में कोरोना की डरावनी रफ्तार है। कोरोना को देखते हुए नगर निगम की तरफ से सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया गया है। इस काम के लिए गेल का भी सहयोग लिया जा रहा है, ताकि संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाया जा सके। रांची नगर निगम में कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। इस संक्रमण से नगर निगम के कर्मचारी भी अछूते नहीं हैं। कई अधिकारी और पदाधिकारी को कोरोना हो चुका है, जिससे शहर में साफ सफाई की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हर काम को हम अच्छे से करना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना आने से हमारे नगर निगम के अधिकतर लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन भी हमारा प्रयास है कि जो व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं है और उनके जगह पर किसी न किसी को डिप्यूट करके काम हम करा रहे हैं। अभी हमारा सिटी मैनेजर की बात करेंगे, चाहे नगर आयुक्त की बात करेंगे, चाहे बाकी लोग, तो सब अभी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बाकी जो काम है चल रहे हैं, जो सरकार का गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए हम आम जनता के लिए काम करेंगे। रांची में कोरोना से निपटने के लिए सदर अस्पताल की तैयारी आधी अधूरी है। अस्पताल में 6000 लीटर क्षमता वाले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पाइपलाइन भी बिछा दी गई है, लेकिन तकनीकी वजहों से अभी तक बेड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सका है। जिले में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, ऐसे में यह अधूरी तैयारी भारी पड़ सकती है। और एक तरह से सेंट्रल सप्लाई से भी चालू रहेगी और अभी 1600 का इसका कैपेसिटी है। खाली उसका जो पाइपलाइन से बिछा दिया है, टेक्निकल आदमी आके उसको वेरीफाई कर लेगा कि कहाँ कितना मिलीमीटर का वॉइड लगना था। हाँ, और उसके में जो है बाकी तो उसकी तरफ से बुक कर दिया गया।
झारखंड में डायन बेसाही के नाम पर हर साल ना जाने कितनी महिलाओं की जान चली जाती है। विज्ञान के इस युग में झारखंड के गांव डायन कुप्रथा से अब तक बाहर नहीं निकल पाए। हर साल डायन के नाम पर महिलाओं की हत्या को रोकने के लिए JSLPS ने गरिमा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। राज्य के 7 जिलों में संचालित इस प्रोजेक्ट से अब तक 900 पीड़ित महिलाओं को चिन्हित किया जा चुका है। झारखंड के खूंटी जिले डायन बेसाही के नाम पर गांव-गांव और समाज के द्वारा प्रताड़ित महिलाओं पर यह खास रिपोर्ट आप देखिए। ये है खूंटी जिले के रोहने गांव की रहने वाली अंजलिना आइन। साल 2016 में पास्कल गुड़िया के साथ उसका प्रेम विवाह हुआ था। शादी से ठीक पहले उसकी बाईं पैर में तकलीफ होने के बाद वो दिव्यांग की श्रेणी में आ गई। दिव्यांग होने की वजह से वो शुरू से ही अपने ससुराल वालों के ताने का शिकार होती रही, लेकिन हद तब हो गई जब उसे अपनों ने ही डायन कहकर पुकारना शुरू कर दिया। वो लोग हमको ताना देने के लिए वो लोग अनेकों प्रकार के नाम दिए, जैसे कि लंगड़ी, लूली, कानी, और फिर डायन भी बोलने लगे। तो फिर हमको बहुत नाराज़ लगता है, बहुत दुख लगता था, क्योंकि हम तो भगवान से थोड़ी ना दुआ किए कि मेरे शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाए, जो कि मेरा पैर में तकलीफ आ जाए और हम लोगों के सामने में एक मजाक का पात्र बने। दीदी कहाँ से बात आई, डायन वाली बात कहाँ से आ गई, कौन शुरू किया ये मेरा परिवार वाले लोग शुरू किए हैं। ससुराल के लोग? हाँ, ससुराल के लोग। अंजलिना को कभी ससुराल में जगह नहीं मिली। शुरुआती दौर में अपनी बहन के घर और फिर गांव के अंतिम छोर पर उसके पति ने मिट्टी का आशियाना बनाया। आज उसी आशियाने से अंजलिना ने JSLPS के तहत गरिमा प्रोजेक्ट में शामिल होकर डायन कुप्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। दूसरों को बचाने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम झेल चुके हैं कि तकलीफ क्या होता है। लेकिन हम इतना कि JSLPS के माध्यम से हमें पेंटिंग का ट्रेनिंग मिला और थिएटर का ट्रेनिंग, नुक्कड़ नाटक का ट्रेनिंग, तो हम सब में भाग लिए। और आज हम गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ताकि आने वाले समय में कोई भी महिला इस तरह का कि दुख और दर्द सहन न करे। डायन कुप्रथा की शिकार अकेली अंजलिना ही नहीं है। रोहने गांव की ही अनीता देवी को भी डायन बताया जा रहा है। अनीता के पति कलिंदर साहू की मौत साल 2017 में हाथियों के झुंड में फंस जाने से हो गई। अनीता पर अपने ही पति की मौत का कारण बताते हुए उसे डायन की संज्ञा दे दी गई। मजबूरन उसे अपने गाँव को छोड़कर दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। आज वो भी गरिमा प्रोजेक्ट से जुड़कर डायन कुप्रथा की लड़ाई लड़ रही है। 3 में हम लोग का शादी हुआ था। उसके बाद मेरा पति बाजार गया। उसके बाद लौटने पर मेरा पति को मार दिया हाथी। और उसके बाद हमको बोला घर लोग का कि डायन तुम है। हाथी मारा तो आपको डायन क्यों बोला? डायन है, ऐसा ऐसा हो गया। आपका पति बोल रहा है कि घर से जाओ अपना मायके का घर। तो हम मायके का घर थोड़े जाएंगे, हमको कार के लाया है। उसके बाद हम नहीं गए। गांव में आती जाती महिलाएं डायन विषय पर कुछ ज्यादा बोलने को तैयार नहीं। बात चाहे अंजलिना की हो या अनीता की, उसके घर की तरफ देखने वालों की निगाहें बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर देती है। गरिमा प्रोजेक्ट के तहत जागरूकता अभियान से जुड़ी महिलाएं ग्राम सभा की पोल खोल रही है। क्या ऐसा कुछ होता है? आप मानती है? हम तो नहीं मानते हैं। क्यों? आप दूसरा लोगों को तो समझाती हैं कि नहीं, सब कुछ नहीं होता? गांव के लोग तो समझाते हैं, आप तो महिला समिति से। क्या समझाएंगे, लोग अपने समझदार हैं। अच्छा, तो ऐसा काहे बोलता है कोई दीदी का? अब अपना अच्छा। के बोला से हमरा नहीं जाने तो कैसे बताए दे। तो आप तो नहीं मानती है ना, ऐसा होता तो नहीं है? नहीं, वो सब तो नहीं होते। दीदी लोग को बहुत समझाए, उसके बाद उन लोग सहमत हो गए बदलाव मंच का गठन के लिए। दादा लोग का ग्राम सभा में भी जाकर बात रखे, तो उन लोग सहमति वहाँ पर हमको दे दिए।
उसके बाद बदलाव मंच का गठन भी वहाँ रखा गया। और जब गठन रखे तो वहाँ पर एक शिक्षित व्यक्ति ही बोले कि दीदी अगर डायन नहीं होता तो डायन शब्द ही नहीं आता, और जैसे भूत नहीं होता तो भूत कोई मतलब बोलता ही नहीं, ये होता है इसलिए मतलब डायन शब्द बोला गया है। भूत भी होता है, भूत है तो भगवान है और भगवान है तो भूत भी है, इस तरह से दोनों को उन लोग मानने लगे। डायन बिसाही कुप्रथा को समाज से समाप्त करने के लिए बोलती दीवारों का सहारा लिया जा रहा है। डायन कुप्रथा से महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए कई तरह की तस्वीर को दीवार पर उकेरने का काम जारी है। दीवार पर बने ऐसे चित्र पुरुष प्रधान समाज से महिलाओं की मुक्ति का संदेश देते हुए दिखाई पड़ रही है। झारखंड में मात्र 8 महीने के अंदर राज्य में 900 महिलाओं को चिन्हित किया गया है। ये ऐसी महिलाएं हैं जो डायन बिसाही के नाम पर सताई गई हैं। गरिमा प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसी 5000 से ज्यादा महिलाओं को इस कुप्रथा के जंजाल से बाहर निकालते हुए सम्मान की जिंदगी देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। भारतीय महिला जूनियर हॉकी के राष्ट्रीय कैंप में सिमडेगा के 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। पिछले हफ्ते भी सीनियर महिला हॉकी के राष्ट्रीय कैंप के लिए सिमडेगा की 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। वर्तमान समय में कुल मिलाकर नेशनल हॉकी कैंप में सिमडेगा की 10 बेटियां राष्ट्रीय कैंप में शामिल हो चुकी हैं, जो कि जिले के लिए गर्व की बात है। जूनियर नेशनल सिमडेगा में हुआ था, उसके द्वारा फिर से झारखंड से 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। उसमें सिमडेगा जिला की 5 खिलाड़ी हैं और पहले से एक खिलाड़ी बीटी डुंगडुंग तो कैंप में थी ही, उसको भी बुलाया है। रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र में ब्लॉक कार्यालय के पीछे अपराधियों ने पांडे गिरोह के पूर्व समर्थक अशोक पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी। सरेशाम हुई इस हत्या के बाद पूरे पतरातू क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अशोक पांडे कार से अपने घर की ओर लौट रहे थे, उसी समय अपराधियों ने उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया। तत्काल किसी आशंका को देखते हुए 3 थानों की पुलिस को पतरातू में तैनात कर दिया गया है। रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। अशोक पांडे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया गया है। इलाके में तनाव का माहौल है और बताया जा रहा है कि अपराधियों ने अशोक पांडे के घर के बिल्कुल पास गोली मारकर हत्या की है। अपराधी और आराम से भाग भी निकले। इस हत्या को गैंगवार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अशोक पांडे पर विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। एसपी मामले की तहकीकात कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।